गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 1 को लेकर आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण हम लोग 10 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके संपूर्ण चैप्टर का मिक्सअप रहने वाला है। और ऐसे भी आप सभी लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो फॉर्म है वो आपको जो है जनवरी और फरवरी के बीच देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो आपके रीजनिंग के पोर्शन होते हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, उसमें आपको केवल जो है 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा 10 का दम सीरीज जो है पिछले 2 वर्षों से चला आ रहा है, जो कि काफी बेहतर जो है रिस्पॉन्स और काफी बेहतर जो है प्रदर्शन आप सभी लोगों के लिए किया है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इस वर्ष भी जो है आप सभी लोगों को 10 का दम सीरीज में स्वागत है, जिसमें हम आप सभी लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि संपूर्ण चैप्टर से निचोड़ होंगे। और आप सभी लोगों से निवेदन भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। अभी हम जो है इसमें महत्वपूर्ण 10 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलते हैं, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में जरूर अपना स्कोर बताइएगा कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा आज आपका पहला सेट है, तो क्वेश्चन का लेवल जो है हमने आपका इजी से लेकर मॉडरेट रखा है। धीरे धीरे जैसे जैसे जो है हम अपने प्रैक्टिस सेट को आगे ले जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल जो है आपका बढ़ जाएगा। लेकिन कोशिश करना है कि आपको 10 में से कम 8 प्लस स्कोर सही करना है। समझ गए? तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। और यहाँ पर जो है आपका पहला प्रश्न है, देख सकते हैं ये पहला प्रश्न यहाँ पर आपका है। यह प्रश्न आपका जो है लिया गया है सम और विषम में से, जो आपका एक चैप्टर है जिसको हम लोग ऑड मैन आउट बोलते हैं, उस चैप्टर से लिया गया है। और ये प्रश्न बहुत इजी है। यह प्रश्न बोला है कि उस शब्द को चुने जो तार्किक संबंधों को पूर्ण करता है। आपको बताना है कि उस संबंध को चुनना है जो कि तार्किक जो संबंध है उसको पूर्ण करता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है आपका नौकरी है, और नौकरी का संबंध किससे है? बेरोजगार से है। और वही पूछा है यहाँ पर कि मुद्रा का संबंध जो है किससे होगा? मुद्रा का संबंध जो है किससे होगा, यही पूछा है। तो सबसे पहले आपको जो है समझना पड़ेगा कि ये जो आपका नौकरी है वह बेरोजगार से संबंध कैसे है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि क्या, देखिए नौकरी लगने से क्या होता है, मुझे बताइएगा कि अगर हमें नौकरी लग गई तो हमारी क्या होगी? हमारी जो बेरोजगारी होगी ना, वह दूर हो जाएगी। यहाँ पर शायद जो है यहाँ पर री होगा, शायद गलती है यहाँ पर, बट कोई बात नहीं। नौकरी का यहाँ पर जो है बेरोजगारी भी हो सकता है, बेरोजगार भी हो सकता है। तो नौकरी लगने पर हमारा क्या होगा कि बेरोजगारी जो है दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेरोजगारी दूर हो जाएगी। उसी प्रकार मुद्रा से क्या होगा? उसी प्रकार यहाँ पर पूछा है जो आपका यहाँ पर मुद्रा है, इसका संबंध किससे है? मुद्रा का संबंध किससे है बताइएगा? धन से है कि गरीबी से है कि वाणिज्य से है कि क्रय से है? तो जो आपका मुद्रा होता है ना, उसका किस चीज से संबंध होगा बताइए? तो धन, गरीबी, क्रय, वाणिज्य। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे पास मुद्रा आएगी तो मुद्रा से हमारी क्या दूर होती है? गरीबी दूर होती है। क्या दूर होती है? गरीबी जो है दूर होती है। कैसे? हमने अभी ऊपर आपको बताया कि नौकरी लगने से हमारा बेरोजगारी दूर होता है, ठीक उसी प्रकार मुद्रा यानी पैसा आने से हमारा जो है गरीबी दूर हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो धन तो होगा नहीं, मुद्रा का मतलब धन तो एक ही बराबर होता है। क्रय होगा नहीं, समझ ना। वाणिज्य यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच रहा था आपका गरीबी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर है? गरीबी। ये प्रश्न क्लियर हो गया? ये प्रश्न क्लियर हुए? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का एक जो है टाइप लिया गया है, और बहुत सारे बच्चों का सवाल आएगा कि सर टाइप वाइज क्वेश्चन बता दीजिए और टॉपिक वाइज बताइए। मैं आपको उसके ऊपर भी बात करेंगे, परेशान नहीं होना है। अभी से धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हम लय पकड़ लेंगे फिर आपको जो है टॉपिक वाइज, टाइप वाइज और आपके जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस चैप्टर को कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग, और इसका एक प्रकार का प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है और डीएलएड के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आपसे निवेदन है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा?
नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कोशिश कीजिए बनाने का। सबसे पहले मैं इस तरह के प्रश्नों को बनाने का एक तरीका बता दूं। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ पर देखिए बोला गया है 2 नंबर प्रश्न की, एक निश्चित कोड में बैड एंड गुड को जो है 325 लिखा जाता है, वहीं पर टू एंड नन को जो है 462 लिखा जाता है, और दैट इज बैड को 159 लिखा जाता है। तो गुड को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है 9, 2, 3 और 2 और 3 है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जब भी आप इस तरह के प्रश्न आए ना, तो आपको सबसे पहले लिखना है। कैसे लिखना है तो देखिएगा, ऐसे तो तरीका यहाँ पर है, एक बार में देखकर आंसर बता दीजिएगा, लेकिन वो तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न आए, सबसे पहले आपको जो है जो चीजें दी गई है, नंबर और जो आपका अल्फाबेट, उसको लिखेंगे। पहले लिखा गया है बैड एंड गुड, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा क्या गया है, यहाँ पर बैड एंड जो है गुड लिखा गया है। गुड, मैं एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से बताऊंगा बाबू, आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसका कोड क्या लिखा गया? 325, यानी बैड को 3, इसको 2 और इसको 5। ये हो गया पहला। दूसरा देखिएगा, टू एंड जो है नन लिखा गया है। क्या लिखा गया है? टू एंड नन लिखा गया है। ये हो गया। इसका कोड कितना लिखा गया है? 462 लिखा गया। कितना लिखा गया है? 462। अब यहां देखिएगा, लास्ट है दैट इज बैड। क्या लिखा गया है? दैट इज बैड। दैट इज आपको बैड। अभी तो ये मैं तरीका बता रहा हूं आपको बेहतर तरीके से, बाकी शॉर्ट ट्रिक तो 1 मिनट पकड़ कर बना देंगे, 1 मिनट से भी कम लगेगा समय। देखिएगा, इसको क्या लिखा गया है? 159 लिखा गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 5 और 9। और पूछा किसका है? यहाँ पर आपका पूछा है गुड का। यहाँ पूछा क्या है? गुड का। तो देखिए, आपको पकड़ने का तरीका मैं बता दूं। सबसे पहले आपको देखना है कि गुड लिखा कहाँ गया है। इसमें देखिए गुड कहाँ लिखा गया है। देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है बैड एंड गुड, तो हमारा गुड यहाँ पर मिल रहा है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं, ये देखिए हमारा गुड यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर बाकी सब में तो नहीं ना मिल रहा है, बाकी सब तो नहीं मिल रहा है। तो कंफर्म हो गया, जहां पर आपको मिल गया गुड, यहाँ पर पूछा था गुड का मतलब, तो ये कंफर्म हो गया कि आपका आंसर जो होगा यही तीनों में से कोई एक होगा। यही जो लिखा है ना 3, 2, 5 में से कोई आपका एक आंसर होगा, यही तीनों में से। ये नीचे अब आंसर नहीं होगा, इसका नहीं होगा। मतलब कि ये कंफर्म हो गया कि आपका आंसर जो होगा 3, 2, 5 में से ही कोई एक होगा। समझ गए? बाकी अब नीचे आपको भूल जाना है। अब क्या करना है? अब हम हमारा कंफर्म इतना आ गया ना कि ऑप्शन में 3, 2, 5 में से ही कोई आंसर होगा। अब हम सबसे पहले मिलाएंगे। 3 देखिए तो और कहीं पर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 आपको जो है कहीं पर नहीं मिल रहा है। 3 कहीं पर, 3 यहाँ पर है, इसमें नहीं ना 3 है, इसमें भी नहीं है, छोड़ देंगे। 2 देखिए तो 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 2 मिला, तो ये 2, यह 2 कट गया, इससे यह 2, 2 कट गया। अब यहाँ पर 5 है, नीचे 5 है, यह 5 और यह 5 कट गया। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें केवल जो बचा वो क्या बचा, तो हमारा 3 बचा। केवल यहाँ पर हमारा 3 बच गया, बाकी 2 इसमें भी था तो 2, 2 कट गया, 5 यहाँ था, 5 यहाँ से कट गया। ये तरीका होता है, समझे ना? सबसे पहले तो हमने मिला लिया कि गुड हमें यहाँ मिला, तो इसका मतलब कि इसी में से कोई एक आंसर होगा। और उसके बाद हम ये नंबर को नीचे से काटते हैं, जो नंबर मिल गया उसको काट देंगे। तो यहाँ पर 2 मिला था, यहाँ भी 2 था, ये नंबर कट गया। 5 था, 5 था, नंबर कट गया, केवल बच गया क्या? 3। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 3 कहां पर दिख रहा है? यहाँ पर देखिएगा 9, 2, 2, 3, 3। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको 2, ये आपका ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? ये प्रश्न, जब भी इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे, आपको ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा, इजी वे में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये भी आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। यह प्रश्न आपको देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ बोला गया है कि एंड को जो है TNA लिखा जा रहा है, और दिन को कोड में क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले समझिएगा ANT को क्या लिखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा ANT को TNA लिखा गया है। तो भाई पूछा क्या है भाई? आपका DIN को पूछा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका एक जो है टाइप है, जो कि पहले और अंतिम वाले अक्षर को पलट दिया जाता है और बीच वाले अक्षर को सामने सामने लिख दिया जाता है। तो यहाँ देखिएगा ANT एंड को A को यहाँ पर लिख दिया गया था, और T को यहाँ पर लिख दिया गया है, और यहाँ पर N को यहीं लिख दिया गया है। ये क्रॉस जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग है, जो कि एक टाइप का प्रश्न है, इस पूछा जाता है। इससे पहले भी हमने पढ़ा है, वो भी कोडिंग डिकोडिंग का था, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग है। तो सेम जिस प्रकार ये हुआ है, तो हम भी यहाँ पर इसको पलटेंगे, इस तरह करेंगे और इस तरह करेंगे। ये देखिएगा क्रॉस, इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा N हो जाएगा, यहाँ पर हमारा I का I हो जाएगा, और D के यहाँ हमारा यहाँ चला आएगा। तो देखिएगा NID ऑप्शन में देखिएगा, तो IND, NID, NDI, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर NID कौन मिल रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर NID, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब हमारा आंसर गलत है। समझ गए? ये क्या किया था? ANT को क्रॉस जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग हुआ है, इसीलिए यहां भी हमने क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग किया है। तो हमारा क्या आ गया है? NID आ गया है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चलिए
अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। यह प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछता है, डायरेक्शन से प्रश्न आता ही आता है, तो इसको करने का तरीका है। इसमें भी बहुत तरह के जो है टाइप आते हैं। जब हम आपको थ्योरी और टाइप वाइज क्वेश्चन करवाएंगे, टाइप वाइज चैप्टर वाइज कराएंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये 10 कदम सीरीज आपका चलेगा, जहां पर हम बेहतर तरीके से आपको 10 ही क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन बाबू हम हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, तरीका बताएंगे और आपको बेहतर लगेगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन हम बताएंगे बेहतर तरीके से। ऐसे तो हम बताने के लिए 15 मिनट में सब बता देंगे, लेकिन उसको थोड़ा समझाना भी है ताकि जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको समझ में आए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न संख्या आपका 4 है और ये प्रश्न क्या बोला गया देखिएगा। एक व्यक्ति जो है सुबह के समय सूर्य की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है और कुछ समय पश्चात वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। उसके बाद फिर वो जो है बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह जिस दिशा में चल रहा है वह कौन सी दिशा है? ऑप्शन देखिएगा, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूर्व और उत्तर। सबसे पहले हम इसको इस तरह के क्वेश्चन को जो है ना पढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला क्या गया है, एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा मुख करके चलना प्रारंभ करता है। सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन की ज्ञात होनी चाहिए। तो देखिए डायरेक्शन की अगर हम ज्ञान की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए, ये हमारा डायरेक्शन है। हम जानते हैं कि हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा जो है नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। हम इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व और इसको बोलते हैं क्या? पश्चिम। इसको बोलते हैं पश्चिम और इसको बोलते हैं उत्तर और इसको बोलते हैं दक्षिण। अब ये मुख्य तौर पर आपके जो है 4 जो होते हैं मतलब डायरेक्शन होते हैं, लेकिन और भी जो है डायरेक्शन है जो कि आपके इस चैप्टर में काम आते हैं, जो कि ये बीच वाले आते हैं। इसको भी मैं बता दूं तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण जो है आपके पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये बातें याद रखिएगा, ये आपका डायरेक्शन है। सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं, ये जो दक्षिण पूर्व, ये आपके दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये प्रश्न आते हैं। लेकिन आपको हम बताएंगे, सबसे पहले तो आपको पता है कि सूरज किधर से उगता है भाई, तो हमारा जो है पूरब से उगता है। तो सूर्य उदय कहां से होता है? तो सूरज हमारा पूर्व से होता है। तो डायरेक्शन मान लीजिए कि बच्चा यहाँ खड़ा था, तो ये किधर तरफ जाएगा? मुख इसका इधर तरफ है, तो ये बच्चा इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर ही जाएगा। तो चलिए भाई इस प्रश्न को करते हैं। आइए, अब ये बोला क्या है कि सुबह के समय सूरज की दिशा में मुख करके चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए कि बालक यहाँ पर है, बालक कहाँ पर है? कोई बालक है, मान लीजिए कि यहाँ पर है और सूरज हमारा इधर है, ये पूर्व है हमारा। हमें तो पता चल गया ये पूरब इधर होगा ना, तो पूरब की तरफ चलना शुरू किया, यहाँ चलना शुरू किया और बोल रहा है कि कुछ समय पश्चात वो अपनी बाईं ओर मुड़ गया। हमें पता है कि ये दायां, ये बायां, दायां बायां मतलब समझते हैं ना, राइट लेफ्ट की बात कर रहा है। तो ये बच्चा जो है इधर में चल रहा है, तो कुछ समय बाद जो है वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। तो मान लीजिए कि बच्चा, मान लीजिए कि हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो हमारा जो है ये दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा, बाएं ये हो जाएगा। तो ये बच्चा मुड़ कहाँ रहा है भाई? तो वह बाईं ओर मुड़ जा रहा है। तो चलिए यहाँ से इसको बाईं ओर मोड़ दिए, चलिए बाईं ओर मुड़ गया। ये बाईं ओर मुड़ने के बाद क्या हो रहा है कि उसके बाद वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बताइएगा, अभी ऐसे मान लीजिए कि हम ऐसे चल रहे हैं ऐसे, तो हमारा दायां ये हो गया, बायां ये हो गया, तो ये दायां हो गया। यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा जो है क्या हो गया, ये हमारे दाएं हो गए और यहाँ पर हमारा जो है बाएं हो गए, ये हमारा बायां हो गया। तो ये फिर कहाँ मुड़ जा रहा है? बायां ओर ही मुड़ जा रहा है। तो यहाँ से ये बायां इधर मुड़ गया। अब पूछ क्या रहा है देखिएगा, बाएं ओर मुड़ जाता है। अब वह जिस दिशा में चल रहा है वह कौन दिशा है? तो भाई ये यहाँ अब आ गया, चलना यहाँ से शुरू किया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर इधर चल गया। तो भाई हमें पता है कि पूरब ये है और ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा क्या है? पश्चिम है। ऐसे हम बात करेंगे तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा और नीचे की बात करेंगे तो ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। तो इसका मुख की तरफ है, इसका जो है मुख जो है किधर है? पश्चिम की तरफ है। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाना चाहिए? पश्चिम हो जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका पश्चिम हो जाएगा। क्लियर है ना? देखिए चलना यहाँ से शुरू किया था सूरज की डायरेक्शन में, यहाँ गया, फिर यहाँ से जो है बाएं मुड़ गया, फिर यहाँ से जो है बाएं मुड़ा और यहाँ पर आके रुका हुआ है, बाएं मुड़ गया। अब ये चल रहा है बाएं की तरफ। किस दिशा में चल रहा है? ये पश्चिम दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में आपका चल रहा है। क्लियर है? जी हाँ। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए ये भी प्रश्न देखिए, ये आपके एग्जाम में पूछते हैं, डीएलएड के एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, आपको देखिएगा तो वेन डायग्राम से प्रश्न पूछे इजी प्रश्न होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपका प्रश्न ये बन जाएगा। ये प्रश्न आपको क्या बोल रहा है देखिएगा, यहाँ पर बोला है कि मानव, फिर यहाँ पर है पक्षी और यहाँ पर पशु। अब ये बताना है कि कौन सा संबंध जो है रिलेट कर रहा है मानव, पशु और पक्षी का। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज लगाना, दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव, पक्षी और पशु ये सभी जो है क्या है, आपके जो है एक प्राणी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो ये आपका सबसे बड़ा, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं,
ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए कि आपका पशु हो गया, पशु पशु और देखिए मानव अलग है, ये मानव अलग है और ये पक्षी अलग है, लेकिन मानव और पक्षी जो है किस मतलब आपके जो है वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो वह जो होते हैं आपके पशु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा जो है पशु वर्ग है, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है मानव हो जाएगा। मैं लिख देता हूं इसी के अंदर 1 मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मानव हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है पक्षी हो जाएगा। ये हमारा पक्षी, क्यों भाई, हम देखिए मानव अलग होता है, मानव में हम लोग आते हैं, पक्षी में जो है जो उड़ने वाले होते हैं सजीव वो होते हैं, तो मानव और पक्षी अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, पशु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह का डायग्राम देखिए कहीं पर आपको मिल रहा है, वेन डायग्राम यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 नंबर में, तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्या है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? जी हाँ। और आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लाइव क्लासेस आपको बहुत जल्द मिलेगी, परेशान नहीं होना है। अभी समय और थोड़ा वर्क ज्यादा है इसलिए दिक्कत हो रही है, बहुत जल्द हम आएंगे आपके लिए। ओके जी, तब तक आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली बनाइए, बेहतर एग्जाम होगा, बेहतर तैयारी होगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ध्यान देते हैं, देखिए ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके डीएलएड के एग्जाम में पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये प्रश्न पूछता है। और ये भी जो है इस तरह का एक तरीका है, मैं आपको बताऊंगा इस तरह के तरीका को कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर ऑप्शन है 10, फिर यहाँ पर है 13, फिर यहाँ पर 11 और यहाँ पर आपको 12। अब इस तरह के बताइए कितना होगा, आप लोग तो गिन लीजिएगा कि सर 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन में 6 तो है नहीं, कैसे कीजिएगा ये कितने ऐसे बच्चे जिनको नहीं समझ आता, ऐसे बच्चे 6 गिनकर और कहते हैं कि 6 का दूना 12, 12 मार देते हैं, लेकिन नहीं, इस तरह के बनाने का तरीका ये गलत है, गलत है। समझ गए? इस तरह के प्रश्नों को बनाने का तरीका मैं बता दूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आपको डायरेक्शन सीधा सीधा हो ना, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कि इसमें देखिए इसमें कितने ट्रायंगल है, आप देखिएगा तो एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ये कितना हो गया, 3 ट्रायंगल। ये बात सही है, लेकिन इस तरह के बनाने का मतलब जब भी आपका इस तरह का स्ट्रेट लाइन का ट्रायंगल कहीं पूछे और पूछे कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो इसमें हम टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रायंगल को जोड़ देते हैं। जैसे कि इसी प्रश्न को हम यहाँ पर 1 और 2 लिखे थे, जब हम 1 + 2 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी टोटल ट्रायंगल 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड में यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह करके आपको नजर आ रहा है, इस तरह करके जो है आपको नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, लेकिन 2 ट्रायंगल जो है इसका थोड़ा तिरछा आ गया है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है आपका थोड़ा अलग चल गया है, इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रायंगल के अंतर्गत नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1 ट्रायंगल और ये आपका 2 ट्रायंगल, बस ये अलग हो गया, 2 ट्रायंगल हमने छाड़ दिया। अब हम जो ये बचा हुआ है इसको हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रायंगल जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। अब इसको हम हटा देते हैं। चलिए तो देखिएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 6 4 10 और 10 1 11 और 1 12, तो इसका आंसर आपका 12 हो जाएगा। इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 12 ट्रायंगल है, ये बातें याद रखिएगा। इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 12 है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे, हमने आपको बताया कि इस तरह के जब भी प्रश्न है टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रायंगल जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ट्रायंगल जो ये बाहर निकला हुआ है ना, ये आपका इंटरनल ट्रायंगल के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पर आपका 1 नंबर 2 3 और ये 4 है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 प्लस हम यहाँ 4 करते हैं, तो 2 1 3 और 3 6 6 4 10, ये हमारा 10 हो गया। लेकिन एगो ई हो गया और एगो ई हो गया, तो हम इसमें 2 को ऐड करेंगे तो हमारा ये 12 ट्रायंगल हो जाएगा। बाकी आप ऐसे करिएगा तो बहुत तरीका है, अब ऐसे गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ये देखिएगा 6 ट्रायंगल हो गया, तो एक ट्रायंगल हम ये ले सकते हैं, ये हमारा 7 हो गया, ये देखिएगा तो ये हमारा 8 हो गया, ये देखिएगा तो हमारा ये 9 हो गया, फिर यहाँ से चलिएगा तो 9 के बाद ये हमारा एक 10 हो गया और 10 के बाद एक ये हमारा 11 हो गया। इसे में जोड़िएगा और ये बीच वाला एक हमारा जो है ये 12 हो जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरह जोड़िएगा तो 12 ट्रायंगल हो जाएगा, लेकिन इस तरह का लेंदी हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रायंगल को ऐड कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल कितना है, 1 2 3 4 को, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड में है, बाकी देख रहे हैं ये अलग है, ये क्या है, ये दोनों अलग है, ये दोनों क्या है आपका अलग है, नहीं तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10 1 11 1 12, 12 ट्रायंगल इसका आंसर सही है। चलिए और भी प्रश्न आएंगे तो आपको हम बताएंगे, परेशान नहीं होना है। हम एक तरह का एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल के सभी तरीकों को बता देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए, ये प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है, ये 7 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न आपका बोल रहा है कि यदि सिस्टम को 1 3 1 6 2 5 के रूप में कूटबंध किया जाता है तो टर्म्स को किस रूप में कूटबंध किया जाएगा। ये भी जो है आपका क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रकार ही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि सिस्टम को क्या लिखा गया है,
SYSTEM। यहाँ पर सिस्टम को देख रहे हैं कि 13 16 25, 13 16 और ये आपका 25 लिखा है, 13 16 25 है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एस को क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है, वाई को 3 लिखा गया है, एस को यहाँ पर आपका 1 लिखा गया है, फिर यहाँ पर देखिएगा टी को 6 लिखा गया, ई को यहाँ पर 2 लिखा गया, एम को यहाँ पर 5 लिखा गया। उसी प्रकार बोला है टर्म्स, समझ ना, TERMS। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टी को क्या लिखा गया, टी को यहाँ देख रहे हैं, टी को यहाँ पर 6 लिखा गया, हम इसके नीचे 6 लिखेंगे। फिर यहाँ देखिएगा ई के जगह क्या लिखा है, ई को 2 लिखा है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। आर को क्या लिखा है, आर यहाँ पर है, कहीं पर नहीं है, यहाँ पर आर सिस्टम और यहाँ पर टर्म्स, आर कुछ नहीं मिला, चलिए आर को छोड़ देते हैं। एम का ध्यान दीजिए तो एम कहाँ पर है, एम को यहाँ पर 5 लिखा गया है तो हम यहाँ पर एम को 5 लिखेंगे। एस को क्या लिखा गया, एस को यहाँ पर 1 लिखा गया है तो हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो आर यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा, सिस्टम में आर ऑप्शन नहीं है और यहाँ पर टर्म्स का पूछ लिया है तो हम दो ऑप्शन को मिलाएंगे। यहाँ देखिएगा 6 है, 2 है, 5 है, 51, यानी 62 51 देखिए तो 62 यहाँ भी है और यहाँ भी 51 है। यहाँ पर देखिएगा 62 यहाँ भी है, 51 यहाँ भी है, 62 यहाँ पर भी है, ये तो गलत है, 15 तो होगा नहीं, यहाँ पर 64 है, ये भी नहीं होगा, गलत है। अब यहाँ पर हमारा 2 को मामला फंस गया भाई, कि देखिएगा तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया है कि 62 2 यहाँ पर है, वहां पर 4 है, लेकिन सबके अंतर में 51 है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ये क्वेश्चन में गलती है, कहीं ना कहीं कुछ में गलती है, समझ ना। सिस्टम्स SYSTEM, आर का तो दिया ही नहीं है तो हम आर को क्या माने, ये प्रश्न यहाँ पर शायद गलती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चलिए यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन को क्या बोलते हैं कि यहाँ पर आर को हटा देते हैं, आर को यहाँ पर हम हटा देते हैं, समझ गए ना, आर को हम यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ से एक ऑप्शन गायब कर देते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर हम आर को हटा देते हैं, यानी कि टर्म्स पूछा है, टर्म्स का पूछा है, शायद गलती है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए मान लीजिए कि सिस्टम को इतना लिखा गया था और वहीं पर टर्म्स को पूछा है तो TEMS, तो TEMS को हमने लिख दिया, ये 6 2 5 1, हमने ऑप्शन को चेंज कर दिया, ऑप्शन आपका ये हो गया। आर नहीं लिखा है इसलिए गलत है, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं, इस तरह का आंसर आपका ये होगा, गलती होती है, टाइपिंग क्वेश्चन गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या आपका 8 है, ये आपका जो है ब्लड रिलेशन से लिखा गया है, ये आपका जो है ब्लड रिलेशन से लिया गया है, रक्त संबंधित से। यहाँ से भी प्रश्न आप एग्जाम में पूछते हैं और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने के पहले आपको मैं एक फैमिली ट्री बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फैमिली ट्री क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके भाई बहन, जैसे कि आपके भाई बहन, उसके बाद आपके क्या आ जाएंगे, उसके बाद आपके माता पिता आ जाएंगे, माता पिता आ जाएंगे, समझे ना। उसके बाद क्या आएंगे, दादा दादी आएंगे, दादा दादी आएंगे, समझे ना। उसके नीचे आप क्या आ जाएंगे, आपके पुत्र, ये आपके जो है फैमिली ट्री है। अब याद रखिएगा जब भी अगर आप बात कर ले, जब भी आपके जो है मामा का बेटा, भाई का बेटा, बहन की मतलब कि मामा का बेटा, फिर आपके जो है फुआ का लड़का, ये सब तो आपका ये भाई बहन के अंतर्गत आएगा। जब भी आपके जो है माता पिता, चाचा चाची, फुआ फूफा, जीजा, ये सब आएंगे तो ये आपका इसमें आ जाएगा। जब भी आपके नाना नानी, दादा दादी उसमें आएंगे तो वो आपका ये वाला में आ जाएंगे। तो जब भी आप लिखेगा सामने सामने लिखेगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। जब भी आपका बेटा की बात करेगा तो ये आपके नीचे आ जाएंगे। ये फैमिली ट्री है, यानी नीचे से ऊपर चलता है या ऊपर से नीचे भी आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस प्रश्न को करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न क्या बोला गया, देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए अरुणा ने पुष्पा से कहा उसके पिता की माँ तुम्हारे नानी का पत्नी है, समझ है, नाना की पत्नी है। पुष्पा का उस लड़के से क्या संबंध है। देखिएगा जो यहाँ पर प्रश्न बोला है ना, आपको उसी को लिखना है। सबसे पहले फैमिली ट्री समझ गए, अब इस प्रश्न को पढ़िएगा स्टार्टिंग से और जो लिखा है उसी को लिखिएगा। जैसे यहाँ पर बोला क्या गया है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए अरुणा ने पुष्पा से कहा। सबसे पहले एक लड़के की तरफ, मान लीजिए कि एक लड़का यहाँ पर है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़का है और भाई लड़का की तरफ इशारा कौन कर रहा है, तो अरुणा कर रही है। यहाँ पर अरुणा लिख दीजिए, यहाँ पर आपके जो है अरुणा है और अरुणा जो है एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोल रही है, किसको, पुष्पा को बोल रही है। किसको बोल रही है, पुष्पा को बोल रही है, समझ रहे, ये पुष्पा को बोल रही है। देखिए अरुणा क्या कर रही है, पुष्पा को, एक अरुणा जो है एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए पुष्पा को बोल रही है, पुष्पा को बोल रही है। अब देखिएगा बोल रही है कि उसके पिता की माँ तुम्हारी नाना की पत्नी है। किसके पिता, लड़का का जो पिता, तो लड़का का पिता कहाँ चला जाएगा, इसके पिता यहाँ पर चला आएगा और इसके पिता की क्या माँ, तो इसकी माँ कौन आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा। क्योंकि भाई देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ये लड़का हुआ, इसका पिता हुआ, उसकी माँ हुआ, तो ये लड़का का क्या लगेगी, ये माँ कौन है। देखिएगा तो यहाँ पर बोला गया है कि उस पिता मतलब कि उसके पिता, इस लड़के के पिता की माँ तुम्हारे नाना की पत्नी है। अब ये किसकी, पुष्पा की नाना, तो पुष्पा की नाना कहाँ जाएगा, यहाँ पर पुष्पा की नाना यहाँ पर चला गया और ये नाना की कौन है, इसकी ये पत्नी है,
ये पत्नी है, तो नाना जब ये हो गए तो ये पुष्पा की क्या लगेगी, नानी लगेगी, ये पुष्पा की क्या लगेगी, नानी लगेगी, समझे ना। और ये क्या लगेंगे, ये पिता इसके लड़का का, तो ये इसका मामा लगेगा, ये इसका मामा लगेगा, और ये लड़का क्या लगेगा, इसकी पुष्पा का भाई लगेगा, क्या लगेगा, पुष्पा का ये भाई लगेगा, फुफेरा भाई, मतलब कि मामा का लड़का। तो मतलब मान लीजिए कि इसका भाई मान लीजिए, इसको भाई मान लीजिए, भाई लगेगा, ये ना लगेगा। जी हाँ, क्या देखिएगा, तो पूछा है कि पुष्पा का उस लड़के से क्या संबंध है। तो भाई पुष्पा का इस लड़के से क्या संबंध रहेगा। जब हमको ये पता चल गया, मैं आपको एक बार और बता दूं, जब हमको पता चल गया कि अरुणा जो है एक लड़का की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है कि इस लड़का का पिता की माँ अरुणा की नानी की मतलब नाना का क्या है, पत्नी है। यहाँ देखिए भाई ना, बोला है कि उसके पिता की माँ तुम्हारे नाना की पत्नी है, किसके नाना की, और पुष्पा की नाना यहाँ पर है, और नाना की पत्नी किसकी माँ है, लड़का का ये मतलब कि पिता का माँ है। तो जब ये पता चल गया तो हमें समझ में आ गया ना कि पुष्पा का नाना और नाना का पत्नी कौन है, ये, तो ये पुष्पा का क्या लगेगी, नानी लगेगी, और ये इसका बेटा है तो नानी तो मामा लगेंगे, और इसका ही बेटा है तो ये क्या लगेगा, भाई लगेगा। लेकिन यहाँ पर पूछा प्रश्न क्या है, पुष्पा का पूछा है कि पुष्पा का संबंध इससे बताइए, तो पूछा है पुष्पा का, तो पुष्पा क्या लगेगी, उसकी बहन लगेगी। लेकिन कौन बहन लगेगी, फुफेरी बहन लगेगी। क्यों भाई, फूफा भाई बहन की बात हो रहा है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। यहाँ पर बहन भी है लेकिन बहन नहीं होगा, भतीजी नहीं होगा, पत्नी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे बहन मारेंगे लेकिन ये बहन नहीं होगा, स्पेशल बहन नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। अगर यहाँ पर फुफेरी बहन नहीं दिया रहता तब इसका आंसर आपका जो है बहन हो जाता, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका फुफेरी बहन दिया है तो इसका आंसर आपका यही होगा, इसका ऑप्शन यही होगा। यहाँ पर मैंने बता दिया है, एक एक चीजों को समझा दिया है। बाकी अगर दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा, आपको जवाब मिलेगा। अगली बार और प्रश्न आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना है, हम चैप्टर भी आपको पढ़ाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। ये बातें समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 9 नंबर है। इससे भी कभी कभी प्रश्न आता है आपका, ये आपका वाटर इमेज, मिरर इमेज, इससे पूछता है। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। जहां पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न संख्या आपका 9 है और ये प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित सही प्रतिबंध चुनिए प्रश्न आकृति। और यहाँ पर जो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, आपका यहाँ पर मिरर लगा हुआ है। मिरर वाले चैप्टर हम पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तर आकृति में देखिएगा, जब यहाँ पर मिरर लगा है तो जब ये ऐसे पलटेगा तो कैसा बन जाएगा, जब ये ऐसे पलटेगा तो हमारा जो है इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का। जब ये पलटेगा, यहाँ पर मिरर लगा हुआ है तो जब ये पलटेगा तो हमारा उस तरह बन जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा सेम सेम है, ये तो गलत हो गया। ये हमारा क्या है, वाटर इमेज हो गया, ये भी गलत हो गया। ये हमारा दम, ये तो और गलत हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है। ध्यान दीजिएगा, समझे ना। यहाँ पर गोल हो जाएगा, ये गोल के अंतर्गत है ये। चलिए क्लियर है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका वाटर और आपका इमेज वाला है, मैं आपको बताऊंगा चैप्टर में, परेशान नहीं होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका लास्ट प्रश्न है, टॉप 10 प्रश्न हम करवा रहे हैं आपको। ये प्रश्न आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आपका बोला है कि नीचे दिए गए आरेख में सही लुप्त को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सही लुप्त ज्ञात करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 है, यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर आपका 7 है, यहाँ पर आपका 9 है, यहाँ पर आपका 11 है। तो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 में 2 11, यहाँ पर हम 2 जोड़ेंगे तो 13 होगा। ऑप्शन में 13 कहीं मिल रहा है क्या, यहाँ पर K 13, यहाँ पर L 13। देखिए तो ऑप्शन होगा क्या K 13 M L 13, नहीं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना K 13 और यहाँ पर आप देख रहे हैं L 13, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हम तो एक तरीके से देख लिए, देखेंगे कि 13 हो गया तो यहाँ पर 12 कैसे आ गया भाई। अगर हम दो का गैप लेंगे, देखिएगा 3 + 2 किए तो 5 हो गया, 5 + 2 गया 7 हो गया, 7 में 2 जोड़े तो 9 हो गया, 9 में 2 जोड़े तो 11 हो गया, 2 में 13, तो नहीं ना होगा कभी भाई, कैसे होगा। क्योंकि यहाँ देखिए, जब यहाँ पर मान लीजिए 13 हो जाएगा तो फिर ये 12 कैसे आ गया। तो ये 2 तो हमारा आंसर हट गया, बचा हमारा 2 L2 नहीं तो K2, और यही 2 हमारे आंसर कोई होगा। अब यहाँ पर फिर हम चलते हैं, देखिएगा तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज तो हमने मिला लिया। यहाँ पर आपका क्या है कि इस तरह करने से हमारा नहीं हो रहा, हम इस तरह करेंगे, हमारा जो है रो कॉलम की बात है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर B 3 है और यहाँ पर 9 है, तो हम 3 और 9 को जोड़ेंगे, 3 + 9 को जोड़ते हैं तो हमारा जो है 12 हो जाएगा। ये तरीका अपनाइए, सही है। 3 + 9 को जोड़े तो 12 हो गया। अब यहाँ पर 5 + 11 को जोड़े तो हमारा 16 हो गया, यही बात सही है। हम यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 कितना जोड़ेंगे, 7 + 2 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, लेकिन 2 जोड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमारा L2 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो हमारे यहाँ पर L2 है और यहाँ पर K2 है, तो भाई हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। अब देखिएगा तो यहाँ पर B है, B के बाद यहाँ पर D है, यानी B हमारा 2 नंबर पर होता है, D हमारा 4 पर आता है, D के बाद हमारा क्या आता है, F आता है, यानी 6 पर आता है। फिर यहाँ पर जो है FGH, ये तो हो गया 2 4 6। अब यहाँ पर G है, तो G का मतलब कितना होता है, EFG, G हमारा 7 पर आता है, I हमारा 9 पर आता है, और 11 पर क्या आएगा, 11 पर देखिए तो क्या आ जाएगा, HIJK, K आएगा। तो हमारा क्या, K, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन में देखिएगा M का मतलब होता है यहाँ पर 13, समझ ना, और
ओ का मतलब होता है 15 और क्यू का मतलब होता है आपका, सॉरी एम का मतलब कितना होता है, KLMN, ठीक है। एम का मतलब 13, ओ का मतलब 15, क्यू का मतलब 16, ठीक है, ठीक है भाई। OP, क्यू का मतलब 17, सॉरी 17 होता है, ठीक है। दो का गैप है ना, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो है क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा कि 7 2, यहाँ पर 9 हो गया, तो ये के हो जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर है, देख रहे हैं सब में, देखिए 2 4 6 7 9 11 13 15 17। क्लियर है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी तो देखा गया था कि आपको यहाँ पर जोड़ने पर, यानी देखा गया है कि यहाँ पर जोड़ने पर जब हम 3 को और यहाँ पर 9 को जोड़े तो 12 आ गया है, जब हम यहाँ पर 5 को 11 को जोड़े तो 16 आ गया है, जब हमने 7 को और 2 को जोड़े तो हमारा 9 आ गया है। लेकिन ये भी ध्यान दिए हैं कि जो हमारा अल्फाबेट है वो दो का गैप पर है, जैसे बी का मतलब 2 होता है, बी का मतलब 4 होता है, एफ का मतलब 6, अल्फाबेट में 6 9 पर आता है। वहीं पर देखिएगा एम था, यहाँ पर देखिए जी का मतलब 7 9 पर आता है, आई का मतलब 9 पर, तो यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए, तो 11 का क्या आएगा, क्योंकि एल तो हमारा 12 पर आता है, एल तो हमारा 12 पर आता है, तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेट नंबर 1 है, जो कि रीजनिंग का था 10 कदम सीरीज, वो हमारा कंप्लीट हो रहा है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप सभी लोग जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको जो है आज का पहला सेट कैसा लगा। हमने आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। बहुत जल्द हम लोग जो है आपको चैप्टर वाइज, थ्योरी वाइज सब कुछ बताएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।